नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे हीट ट्रांसफर ऑपरेशन के बारे में। हीट ट्रांसफर ऑपरेशन ये सब्जेक्ट या टॉपिक केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या अलाइड इंजीनियरिंग ब्रांचेस में सिखाया जाता है। हीट ट्रांसफर ऑपरेशन और उसके जो बेसिक्स है ये स्कूल लेवल में साइंस सब्जेक्ट में भी सिखाया जाता है। जनरली कहीं पे इसको एज ए यूनिट ऑपरेशन कहा जाता है, कहीं पे हीट एक्सचेंज ऑपरेशंस भी कहा जाता है और कहीं जगह हीट ट्रांसफर ऑपरेशंस भी कहा जाता है। तो हीट ट्रांसफर ऑपरेशंस में हम अलग अलग टॉपिक सीखने वाले हैं। उसमें अभी बेसिक्स जो है हीट ट्रांसफर के वो सीखेंगे। तो सबसे पहले एक्चुअली हीट ट्रांसफर होता क्या है, तो अगर हम बात करेंगे तो हीट ट्रांसफर यानी कि जो थर्मल एनर्जी है यानी कि हीट है, एक जगह से दूसरी जगह या फिर एक ही सब्सटेंस में अगर ट्रांसफर होती है तो उसको हीट ट्रांसफर कहेंगे। और अगर ये कोई इंडस्ट्रीज में चल रहा है हीट ट्रांसफर, या फिर कहीं पे कमर्शियल या सेमी कमर्शियल या रेसिडेंशियल एरिया में चल रहा है हीट ट्रांसफर, तो वो ऑपरेशन को हीट ट्रांसफर ऑपरेशन कहेंगे। जैसे अगर आप डेली लाइफ में देखेंगे तो हम एयर कूलर यूज करते हैं या फिर एयर कंडीशनर्स यूज करते हैं या फिर हीटर्स यूज करते हैं, ब्लोअर्स यूज करते हैं। तो ये अलग अलग इक्विपमेंट से जहां पे हीट ट्रांसफर होता है। तो नॉर्मली अभी हम विंटर सीजन में या रेनी सीजन में भी गैस गीजर्स यूज करते हैं या फिर वाटर हीटर यूज करते हैं, सोलर हीटर यूज करते हैं। तो ये अलग अलग इक्विपमेंट है जहां पे हीट ट्रांसफर होता है। तो अभी हीट ट्रांसफर जो है उसमें 3 मोड रहते हैं। फर्स्ट मोड जो है वो है कंडक्शन, सेकंड मोड है कन्वेक्शन और थर्ड मोड है रेडिएशन। यानी कि जो हीट ट्रांसफर फिनोमिना है, ये हीट ट्रांसफर जो हमने बात कही थी कि एक जगह से दूसरी जगह ये हीट ट्रांसफर होता है, तो ये कंडक्शन थ्रू हो सकता है या फिर कन्वेक्शन थ्रू हो सकता है या फिर रेडिएशन थ्रू हो सकता है। तो हीट ट्रांसफर के लिए ये अलग अलग 3 मोड्स है। तो ये मोड्स एग्जैक्टली क्या है ये अभी हम बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज कि जो हमने बात की थी कि हीट ट्रांसफर जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से या फिर एक रीजन से दूसरे रीजन में या फिर एक ही सब्सटेंस में एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में, तो अलग अलग वेज है ट्रांसफर ऑफ हीट के। तो ये जो थर्मल एनर्जी है ये जब ट्रांसफर होती है तो इसमें बेसिक जो कंडीशन है तो ये है कि ये हीट ट्रांसफर जब होती है तो जहां पे हाई टेम्परेचर रहेगा वहां से ये हीट ट्रांसफर होगी लो टेम्परेचर की तरफ। इसीलिए यहाँ पे कंडीशन बताई है कि TA इज ग्रेटर देन TB, यानी कि ये जो ए सब्सटेंस है या मटेरियल है तो इसकी टेम्परेचर या इसमें जो हीट एज ए एनर्जी है ये ज्यादा है एज कंपेयर टू B। तो जब ही थर्मल एनर्जी ट्रांसफर होगी, जब हीट ट्रांसफर होगी तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर को ही हमेशा होगी। तो ये बेसिक कंडीशन है हीट ट्रांसफर के लिए। तो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट ट्रांसफर होती है, ये इसको बोलेंगे हम टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस नॉर्मली डेल्टा T से डिनोट करते हैं और ये डेल्टा T ही आपका ओवरऑल हीट ट्रांसफर ऑपरेशन ड्राइव करता है। यानी कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा रहेगा उतना हीट ट्रांसफर ऑपरेशन सिंपल होगा। अगर इसमें टेम्परेचर डिफरेंस थोड़ा कम होता है तो हीट ट्रांसफर ऑपरेशन का रेट थोड़ा सा कम होगा, यानी कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कम होगा। लेकिन इसमें अगर डेल्टा T 0 है यानी कि इसमें टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं है तो यहाँ से हीट ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों भी सेम टेम्परेचर है। अगर मैंने यहाँ पे इसको TA कहा तो यहाँ पर भी ये TA इक्वल टू TB अगर ऐसी कंडीशन है तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर नहीं होने वाला, क्योंकि आपका जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 0 हो गया। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है इसकी वजह से ही हीट ट्रांसफर होता है और इसीलिए हीट ट्रांसफर ऑपरेशन के लिए ये टेम्परेचर डिफरेंस को ड्राइविंग फोर्स कहते हैं। यानी कि ऐसा फोर्स जो ये हीट ट्रांसफर को ड्राइव करता है, जिसकी वजह से ये हीट ट्रांसफर ऑपरेशन हो पाता है, तो इसको कहते हैं ड्राइविंग फोर्स। इसके अलावा
अगर आप कोई भी बेसिक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि ये डायग्राम में बताया गया है कि यहाँ पे एक सिंपल जो डेली लाइफ एग्जांपल है, एक सिंगल पॉट लिया है और उसमें अगर आप वाटर हीट करते हैं या फिर दूध हीट करते हैं या फिर आप चाय बनाते हैं, तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। तो यहाँ पे आप चाहे चूल यूज करते होगे या फिर गैस यूज करते होगे या फिर इंडक्शन हीटिंग यूज करते होते, जो भी मीडिया रहेगा, तो मीडिया कोई भी रहो, आपको इंपॉर्टेंट है कि ये मीडिया से आपके पास ये हीट ट्रांसफर कैसे होती है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे नॉर्मली हीट ट्रांसफर फिनोमिना 3 मोड से होता है। तो एक मोड है कंडक्शन, दूसरा मोड है कन्वेक्शन और तीसरा मोड है रेडिएशन। तो अभी हम बेसिकली बात करेंगे कि ये एग्जाम्पल में कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन क्या होता है। तो अगर ये जो हीट है, जैसे अभी ये हीट पहले यहाँ पे बॉटम साइड का जो मेटल है वहां पे पास हो जाएगी, उसके बाद में ये हीट ऐसे पास हो जाएगी और ये हीट बाद में ऐसे पास होगी। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जब इनिशियली यहाँ पे ये बॉटम जो है, ये पॉट का जो भी आप पॉट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पहले टेम्परेचर हायर साइड में रहेगा, क्योंकि ये टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हीट एज एनर्जी जब एब्जॉर्ब करेगा पॉट, यहाँ पे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और कंपैरेटिवली यहाँ पे टेम्परेचर कम रहेगा। तो यहाँ पे अपना जो बेसिक फंडा है या फिर जो ड्राइविंग फोर्स है, तो हमने पहले ही कहा है कि हीट ट्रांसफर होती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो जहां पे हाई टेम्परेचर रहेगा वहां से हीट ट्रांसफर होगी जहां पे लो टेम्परेचर होगा। तो चाहे ये मेटेलिक पार्ट रहो या फिर ये मेटेलिक पार्ट रहो, तो जहां पर भी ये अगर टेम्परेचर कम होता है एज कंपेयर टू बॉटम पार्ट, तो यहां से आपका हीट ट्रांसफर होगा। तो जब ये टेम्परेचर ओवरऑल आपके ओवरऑल पॉट में आ जाता है, तभी एक्चुअली दूसरी कंडक्शन प्रोसेस या कन्वेक्शन या रेडिएशन प्रोसेस भी साइमल्टेनियसली स्टार्ट रहती है। जैसे अभी हम बात करेंगे पहले कंडक्शन की। तो ये एक्चुअली हीट ट्रांसफर कैसे होता है? तो ये एक तो हीट का डायरेक्टली ट्रांसफर है, यानी एनर्जी का ट्रांसफर है, या फिर इलेक्ट्रिक करंट थ्रू भी हो सकता है। लेकिन एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में या एक ही सब्सटेंस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में अगर ये हीट ट्रांसफर होता है, तो बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सॉलिड में, जनरली मेटल में। तो ये मेटल पार्ट जो है पॉट का, तो मेटल पार्ट में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हीट ट्रांसफर होता है तो उसको हम कहेंगे कंडक्शन। तो यहाँ पे मेटल में जो मॉलिक्यूल्स है या एटम्स है वो खुद ट्रांसफर नहीं हो रहे, तो वो उसी जगह पे है, लेकिन जो यहाँ से एनर्जी जो मिल रही है वो एनर्जी वाइब्रेशन थ्रू ये ट्रांसफर करते जाते हैं। और ये इसका डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगा? तो हमने पहले कहा है कि जहां पे हायर टेम्परेचर रहेगा वहां से कम टेम्परेचर की जगह वो वाइब्रेशन एनर्जी पास होते जाएगी। यानी कि जनरली मेटल में या सॉलिड्स में ही कंडक्शन होता है और वहां पे जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स है वो मेटल्स के, वो वाइब्रेट नहीं होते, वो वाइब्रेट होते हैं लेकिन वो यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलेट नहीं होते। लेकिन अगर आप कन्वेक्शन की बात करेंगे तो कन्वेक्शन में जो लिक्विड या गैसेस अवेलेबल है जो पॉट के अंदर है, तो ये जो हमने सरफेस बताया है, तो यहाँ पे देखिए, तो इसमें पानी या दूध या चाय जो भी लिक्विड रहेगा, तो ये लिक्विड के यहाँ पे मॉलिक्यूल्स। तो जैसे ही यहाँ से उसको हीट मिलेगी या ये जो मेटल पार्ट है वहां से अगर हीट मिलती है ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स को, तो ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स का जो डेंसिटी है वो डेंसिटी कम हो जाएगा। तो डेंसिटी हमको मालूम है मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे ये जो डेंसिटी है, ये मॉलिक्यूल का डेंसिटी कम क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है ये मॉलिक्यूल, और उसका डेंसिटी जैसे ही कम होगा तो नेचुरली ये कम डेंसिटी वाला मॉलिक्यूल अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगा। तो जो मॉलिक्यूल जिसका डेंसिटी ज्यादा है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा, और जो मॉलिक्यूल ने हीट एब्जॉर्ब किया है जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उसका डेंसिटी कम हो जाएगा और वो
अपवर्ड मोशन में ड्राइव करेगा। तो ये कंटिन्यूअस मोशन ऐसे ये पॉट में चलते ही रहेंगे जब तक इसका टेम्परेचर यूनिफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि ये कंटिन्यू हीट यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, हम कंटिन्यू हीट यहाँ पे ये मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर रहे हैं और ये खुद मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे मेन डिफरेंस है एज कंपेयर टू कन्वेक्शन कि कन्वेक्शन में यहाँ पे जो भी लिक्विड या फिर गैसेस जो है उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल का जो मोशन है यहाँ पे हो सकता है। तो ये मॉलिक्यूलर मोशन होता है यहाँ पे, और अगर हीट ट्रांसफर थ्रू मॉलिक्यूलर मोशन होती है यानी कि खुद मॉलिक्यूल यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह जा रहा है, तो यहाँ पे अगर हीट ट्रांसफर होता है तो उसको हम कन्वेक्शन कहेंगे। तो ये जनरली लिक्विड और गैसेस में होता है, क्योंकि हमने बताया कि सॉलिड्स में नॉर्मली जो मॉलिक्यूल्स है वो स्टैग्नेंट रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं, लेकिन वाइब्रेशन थ्रू एनर्जी ट्रांसफर करेंगे और हीट ट्रांसफर करते हैं। उसके अलावा जो थर्ड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर है वो है रेडिएशन। तो रेडिएशन ऐसा मोड है जिसको स्पेसिफिक मीडिया की जरूरत नहीं रहती। तो विदाउट एनी मीडिया या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्रू ये एनर्जी ट्रांसफर होती है। जैसे यहाँ पे जो रेडिएशन बताया गया है, तो इसके लिए ना कोई यहाँ पे सॉलिड है, ना कोई लिक्विड है, ना कोई गैसेस है। तो यहाँ पे जनरली एयर प्रेजेंट हो सकती है, लेकिन विदाउट एनी मीडिया या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्रू या विदाउट एनी मीडिया अगर हीट ट्रांसफर होती है तो उसको हम रेडिएशन कहेंगे। तो ये एक ही सोर्स है जिसके थ्रू यहाँ पे वो पॉट को यानी कि सॉलिड को हीट ट्रांसफर हो रही है, फिर सॉलिड टू सॉलिड हीट ट्रांसफर हो रही है, ये कंडक्शन हो गया। अगर सॉलिड टू लिक्विड हो गई, ये भी कंडक्शन का पार्ट है। लेकिन लिक्विड टू लिक्विड मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर मोशन थ्रू हीट ट्रांसफर हो रही, तो यहाँ पे कन्वेक्शन है। अगर ये मॉलिक्यूल्स का या लिक्विड का वेपराइजेशन हुआ तो लिक्विड टू वेपर फेज में या वेपर टू एयर में अगर हीट ट्रांसफर होती है वो भी कन्वेक्शन का पार्ट है। और विदाउट एनी मीडिया अगर यहाँ से आजू बाजू में हीट जाती है तो उसको हम रेडिएशन कहेंगे। तो ये रेडिएशन हीट लॉसेस हो सकते हैं आपके डेली लाइफ एग्जांपल्स में। तो ये अलग अलग कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन ऐसे अलग मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जो आप डेली लाइफ एग्जांपल्स में भी देख सकते हैं। तो ये था बेसिक ट्रांसफर ऑफ हीट या ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी। तो उसको थोड़ा सा डिटेल में हम देखते हैं अभी। तो एग्जैक्टली कंडक्शन क्या है, तो हमने अभी स्टडी किया था कि ये ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी है थ्रू मीडियम, और यहाँ पे जो है विदाउट एनी फ्लो ऑफ मीडियम है। यानी कि जो अभी यहाँ पे डायग्राम में बताए ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स जो मेटल में है, ये मेटल के मॉलिक्यूल्स उसी जगह है, लेकिन ये जैसे ही हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ये वाइब्रेट हो रहा है। तो यहाँ पे वाइब्रेशन दिखाई देता है और ये वाइब्रेशन एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर किया जाता है। फिर जैसे ही ये एनर्जी जिस लेवल पे रहेगा उस हिसाब से वो अलग अलग जो मेटल के मॉलिक्यूल्स है उसको ये एनर्जी ट्रांसफर करते रहेगा, और इस हिसाब से हमको ये एक्चुअली कंडक्शन फिनोमिना मिलेगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो एक एंड पे ये अगर मेटालिक रॉड हमने कंसिडर किया तो एक एंड पे ही हम उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी देर के बाद में देखेंगे तो यहाँ पर भी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। तो ये कैसे ऑब्जर्व होता है कि ये जो वाइब्रेशन एनर्जी है, ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट होते हैं और वाइब्रेशन एनर्जी थ्रू ये एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बेसिक फिनोमिना है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ये एनर्जी ट्रांसफर होते जाती है। तो इसीलिए अगर कोई भी मेटल का एक एंड आप कंसिडर करते हैं तो वहां पे एक एंड से दूसरे एंड तक ये टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा आपको, और उसके बाद में अगर ये यूनिफॉर्म होता है तो उसका हाईएस्ट टेम्परेचर पहुंच जाएगा। तो ये अलग अलग एग्जांपल आप देख सकते हैं जिसमें पार्टिकल्स का डायरेक्ट मूवमेंट नहीं है, लेकिन वाइब्रेशन थ्रू ये कंडक्शन पॉसिबल है। उसके अलावा अगर आप देखते हैं कंडक्शन में ही, तो ये डायग्राम जो बताती है आपको, जैसे हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, अभी यहाँ पे मेटल है, तो मेटल में आपको बाहर से कुछ ऑब्जर्व नहीं होता, लेकिन ये मेटल्स में एटम्स प्रेजेंट रहते हैं और ये एटम्स एक्चुअली जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे अभी ये नॉर्मल बताया गया,
यहाँ पे हीट बताई है, ये रेडिश पार्ट, और उसके बाद में नेक्स्ट इसमें ये जो रेडिश पार्ट है यहाँ पे ये ट्रांसफर हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि जो हीट सोर्स है वहां से उसने पहले हीट एब्जॉर्ब कर ली और उसके बाद में जो एटम्स है वो एटम्स में हीट ट्रांसफर हो गई। तो अभी ये एटम्स में जो हीट ट्रांसफर हो रही है तो ये वाइब्रेशन एनर्जी थ्रू एटम्स में ट्रांसफर हो रही है। कोई भी एटम या मॉलिक्यूल कहीं से भी यहाँ से ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपकी जगह से हिल नहीं रहा। तो ये स्टैग्नेंट्स है, जो भी आपका उसका जो लोकेशन है वो फिक्स है, लेकिन वाइब्रेशन एनर्जी थ्रू अगर एनर्जी ट्रांसफर होता है तो उसको हम कंडक्शन कहते हैं। तो अभी कुछ देर के बाद आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि ये ओवरऑल एटम का जो एनर्जी लेवल है वो हायर साइड में गया, यानी कि इसका टेम्परेचर बढ़ गया है। अगर ये कंडक्शन हम मेटल्स में जैसे हमने बात की तो वाइब्रेशंस थ्रू होता है, या फिर कोलिजन्स ऑफ पार्टिकल्स थ्रू हो सकता है, या फिर इसमें अगर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी वजह से हो सकता है। लेकिन जो भी एटम्स रहेंगे उसका लोकेशन फिक्स है, लेकिन ये जो वाइब्रेशन एनर्जी ये ट्रांसफर हो सकता है। तो बेसिक फिनोमेना जो हमने पहले पढ़ा था, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, या टेम्परेचर डिफरेंस जब तक है तब तक ये हीट ट्रांसफर होते रहेगा। अगर यही कंडक्शन फिनोमेना हम लिक्विड्स और गैसेस में देखते हैं तो लिक्विड्स और गैसेस में भी ये कंडक्शन होता है, लेकिन इसका परसेंटेज बहुत कम है। क्योंकि जब लिक्विड्स और गैसेस की हम बात करते हैं तो लिक्विड्स और गैसेस का एज कंपेयर टू मेटल आइटम्स या मॉलिक्यूल्स जो है उसकी एनर्जी लेवल अलग अलग रहेगी। तो जनरली अगर हम बात करते हैं तो कोलिजन्स जो होता है पार्टिकल्स के बीच में, यानी कि एक पार्टिकल जो है दूसरे पार्टिकल से टकराता है, तो यहाँ पे अगर कोलिजन होता है तो उसके थ्रू भी एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। तो ये एटम सॉलिड सॉलिड को रहेंगे पहले, फिर उसके बाद में ये सॉलिड टू लिक्विड, जैसे हमने पहले पिक्चर में देखा था। तो इनिशियली ये सॉलिड को हीट एब्जॉर्ब होगी और उसके बाद में फिर ये जो लिक्विड है ये लिक्विड, तो ये मेटल के टच में जो मॉलिक्यूल्स है या लेयर्स है या लिक्विड पार्टिकल्स है, अगर मेटल टू यानी कि सॉलिड टू लिक्विड ऐसा अगर हीट ट्रांसफर यहाँ पे हो रहा है इनिशियल लेवल पे या ये सरफेस पे, तो उसको हम कंडक्शन इन लिक्विड कहेंगे। अगर यही फिनोमिना अगर यहाँ पे लिक्विड की जगह गैसेस है और ये जो लिक्विड जो हीट ले रहा है, सॉरी जो हीट सप्लाई कर रहे हैं हम सॉलिड को, और सॉलिड्स टू गैसेस अगर रहेगा तो ये कंडक्शन इन गैसेस है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कंडक्शन की बात करेंगे तो लिक्विड्स और गैसेस में कंडक्शन जो है वो कम रहेगा, उसमें कन्वेक्शन ज्यादा रहेगा। इसके अलावा अगर आप देखते हैं इसके अलग एग्जांपल, तो ये है लिक्विड का एग्जांपल। तो यहाँ पे फ्लेम थ्रू हीट सोर्स है और इसमें वाटर है ट्यूब में, और यहाँ पे आइस क्यूब है। तो ये आइस क्यूब जो है विथ वायर गेज, क्योंकि वायर गेज जो है वो सॉलिड है, आइस जो है वो एक्चुअली लिक्विड का ही सॉलिड पार्ट है, यानी कि फेस चेंज है। तो अगर ये फ्लेम से अगर हम हीट सप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो जो हीट यहाँ पे सप्लाई होगा तो ये इनिशियली लिक्विड हीट एब्जॉर्ब करेगा, और ये लिक्विड का जो हीट है ये बाद में ये आइस जो है, यानी कि आइस के साथ जो वायर गेज भी है, तो वायर गेज के साथ भी ये हीट जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। हीट ट्रांसफर होने के बाद सॉलिड का भी टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि ये वायर का भी टेम्परेचर बढ़ेगा, और जो आइस है उसका टेम्परेचर जैसे 0 डिग्री सेल्सियस प्लस हो जाता है उसके बाद में वो मेल्ट हो जाएगा और वो वाटर यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो आइस टू लिक्विड कन्वर्जन है, ये कंडक्शन जो है ये लिक्विड्स में हो रहा है, क्योंकि हम वायर की जब बात करेंगे तो कंडक्शन फिनोमिना आएगा, और ये कंडक्शन जो हो रहा है वायर टू ट्यूब या वायर टू लिक्विड, तो ये सॉलिड का ही कंडक्शन है लेकिन ये लिक्विड फेज में। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है जो कंडक्शन इन लिक्विड से। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो कन्वेक्शन, तो अभी कन्वेक्शन फिनोमिना हमने पहले ही देखा है
कि कन्वेक्शन फिनोमेना क्या है कि नॉर्मली जब हीट ट्रांसफर होती है लिक्विड और गैसेस में, और इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स डेंसिटी डिफरेंस बेसिस पे उनकी जगह चेंज करते हैं, तो वहां पे वो कन्वेक्शन कहता है। तो इसी को जब हम कहेंगे तो उसको कन्वेक्टिव करंट्स कहते हैं। जैसे अगर हमने सिंपल एक डायग्राम देखी, तो अगर इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स है जो अगर कंसीडर करो वाटर मॉलिक्यूल है, अगर इसको हमने हीट प्रोवाइड कर ली तो ये सॉलिड को जाएगी हीट और उसके बाद में ये ट्रांसफर हो जाएगी लिक्विड में। अभी ये जो बॉटम साइड में जो मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूल का डेंसिटी कम हो जाएगा और ये अपवर्ड मोशन में काम करेगा। अगर यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है जिसका टेम्परेचर हायर साइड में नहीं है इसके कंपैरिजन में, तो ये लो टेम्परेचर पे है, यानी कि इसका डेंसिटी डिफरेंस जो है, डेंसिटी जो है वो हायर साइड में, तो डेंसिटी अगर ज्यादा रहेगा तो उसका मॉलिक्यूलर मोशन जो है वो डाउनवर्ड साइड में जाएगा, और इसका जो डेंसिटी कम हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा डेंसिटी कम हो जाएगा, डेंसिटी जैसे ही कम होगा ये मॉलिक्यूल यहाँ से ये जगह लेगा, और इसका डेंसिटी अगर ज्यादा है टेम्परेचर कम है तो उसकी वजह से ये मॉलिक्यूल यहाँ पे जगह लेगा। फिर ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, यहाँ से हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, और इसका डेंसिटी अगर कम हो जाता है तो वापस से इसका जो लोकेशन है वो चेंज होते जाएगा। तो ये अलग अलग जो अभी हम एरोज बता रहे हैं, तो नॉर्मली ये जो फिनोमिना होता है उसको हम कहते हैं कन्वेक्टिव करंट। तो ये कन्वेक्टिव करंट यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। तो यही आपको ये रेड में या वॉलेट में बताएगा। रेड यानी कि क्या है, जिसका टेम्परेचर बढ़ चुका है वो मॉलिक्यूल का और डेंसिटी कम हो चुका है वो अपवर्ड मोशन करेगा, और जिसका टेम्परेचर कम है और डेंसिटी ज्यादा है वो डाउनवर्ड मोशन में जाएगा, और ऐसे अलग अलग यहाँ पे कन्वेक्टिव करंट फॉर्म हो जाएंगे, और ये फिनोमिना को हम कहेंगे कन्वेक्शन। तो ये कन्वेक्शन फिनोमिना नॉर्मली लिक्विड्स और गैसेस में ही होता है, सॉलिड्स में नहीं होगा। अभी कंडक्शन और कन्वेक्शन जो हमने स्टडी किया है, तो उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, जो अभी हमने बताया था कि नॉर्मली जो थर्मल ट्रांसफर है या थर्मल एनर्जी ट्रांसफर है वो वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल है विदाउट एनी मोशन, यानी कि ये जो पार्टिकल्स है वो उसी की जगह पे विदाउट एनी मोशन और विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेशन एनर्जी। और जब कन्वेक्शन की हम बात करते हैं तो एक्चुअली यहाँ पे क्या है, ट्रांसफर हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, यानी कि एक्चुअल मूवमेंट हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, और ये पार्टिकल की मूवमेंट होने के बाद जब डेंसिटी डिफरेंस बेसिस में लिक्विड्स या गैसेस में ये ट्रांसफर होती है तो उसको कन्वेक्शन कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कंडक्शन और कन्वेक्शन में। जनरली कंडक्शन सॉलिड्स में होता है और जनरली कन्वेक्शन लिक्विड्स और गैसेस में होता है। तो ये कंडक्शन सॉलिड्स के साथ लिक्विड और गैसेस में भी होता है, लेकिन उसका परसेंटेज बहुत कम है क्योंकि वो पुअर कंडक्टर ऑफ कंडक्शन है, लेकिन सॉलिड्स में इसका मेजर पार्ट है, और कन्वेक्शन में जो है लिक्विड और गैसेस में ही मेजर पार्ट है। अभी इसके अलावा आप अगर डिटेल में कन्वेक्शन स्टडी करते तो ये फिनोमिना हमने पहले ही बताया। तो ये जो हीट सोर्स है उसकी वजह से लिक्विड पार्टिकल्स हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मॉलिक्यूल्स का डेंसिटी कम हो जाता है, और उसकी वजह से जो एक्सपांशन है जनरली वो एक्सपांशन होके ये मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होता है। तो मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जाता है जैसे कि यहाँ पे बताया है, और जो डेंसिटी हायर साइड वाले पार्टिकल से या मॉलिक्यूल से वो टॉप टू बॉटम आ जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग कन्वेक्टिव करंट यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं जिसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। अब ये जो गैसेस है, ये गैसेस में भी सेम फिनोमिना है यहाँ पे जो बताया गया है। तो ये एक्चुअली हीटिंग सोर्स है, और यहाँ पे कोई भी गैस नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे एयर है, क्योंकि एयर को कलर नहीं होता है तो इसलिए यहाँ पे एयर एज अ गैस बताया है। और एयर की जो डेंसिटी है अगर वो डेंसिटी कम हो जाती है तो उसका मूवमेंट जो है अपवर्ड साइड में रहेगा, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा
गैसेस मॉलिक्यूल जो है एयर, यहाँ पे जो एग्जांपल है, तो एयर का मॉलिक्यूल का डेंसिटी कम हो जाएगा और वो अपवर्ड मोशन में ड्राइव करेगा। वाइस वर्सा केस क्या है, जो हाई डेंसिटी वाले एयर मॉलिक्यूल से वो कोल्ड एयर जो है वो बॉटम टू टॉप जाएगा, तो ये मूवमेंट हो जाएगी और इसको हम कन्वेक्टिव करंट कहेंगे, कन्वेक्शन इन गैसेस। अगर इसके अलावा जो डेली लाइफ या रूटीन फिनोमिना है उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसको कहते हैं लैंड एंड सी ब्रीज। तो अगर आप यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे कोई कोल्ड वाटर है और यहाँ पे सी ब्रीज है, तो आफ्टरनून में यानी कि जब टेम्परेचर ज्यादा रहता है तो वहां पे क्या होगा, ये सनलाइट की वजह से हीट ट्रांसफर हो जाएगा और ये जो कूल वाटर है वो कुछ देर के बाद वार्म वाटर बन जाएगा। तो यहाँ पे जैसे बताया है, यहाँ पे जो पहले फिनोमिना था ये कूल वाटर था, ये सनलाइट, ये सी ब्रीज की वजह से ये साइकिल बताई है और ये आफ्टरनून बताया है, और यहाँ पे ये कूल वाटर, तो ये कूल वाटर है। उसके बाद अगर थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे तो ये वार्म वाटर बन जाएगा। तो थ्रू आउट डे ये मैक्सिमम एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेगा जितनी उसकी कैपेसिटी है। और यहाँ पे अगर ये नियर बाय यहाँ पे लैंड है तो ये लैंड भी हीट एब्सॉर्ब कर लेगा। तो ये डिपेंड्स है कि डिस्टेंस कितना है, उस हिसाब से ये एनर्जी ट्रांसफर होगा। अगर ये हम नाइट की बात करेंगे तो नाइट में यहाँ पे ये जो लैंड ब्रीज है यानी कि ये जो फ्लो है, ये अभी फ्लो ऐसा हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वार्म वाटर है क्योंकि ये थ्रू आउट डे ऑलरेडी इसका टेम्परेचर बढ़ चुका है और ये जो लैंड थी ये कूल हो चुकी है। तो ये वार्म लैंड थी, नाइट में अगर हम बताएंगे इसको तो कूल लैंड थी। अभी यहाँ पे कूल वाटर था, ये बाद में वार्म वाटर बन गए और ये जो सोर्स था ये सोर्स भी चेंज हो गया। तो जब हम आफ्टरनून में जब बात करते हैं और यहाँ पे ये सनलाइट की वजह से ये जो लैंड का टेम्परेचर हायर साइड में जाता है और जिसकी वजह से जो कूल वाटर है उसका भी टेम्परेचर बाद में बढ़ जाता है, और उसके बाद में अगर हम नाइट में चेक करते हैं तो वाटर का टेम्परेचर हायर साइड में रहता है लेकिन जो लैंड है उसका टेम्परेचर लोअर साइड में हो जाता है। तो जनरली ये बातें कंटिन्यूअस बेसिस पे डेली लाइफ में अपने हो रही है और इसको ही ये साइकिल जो है उसको हम लैंड एंड सी ब्रीज कहते हैं। तो ये साइकिल जो हो रही है ये सनलाइट की वजह से, कूल वाटर और लैंड जो मीडिया है, क्योंकि जो वाटर है वो एज अ लिक्विड और लैंड एज अ सॉलिड, तो ये फिनोमिना कंटिन्यू होते जाएगा और जिसको हम डे नाइट साइकिल कहते हैं। लेकिन ये डे नाइट साइकिल में ये जो कंटिन्यूअस टेम्परेचर हमको नॉर्मली आपको फील होता है, जैसे अगर आप डे में या आफ्टरनून में टेम्परेचर फील करते होंगे तो वो टेम्परेचर हायर साइड में होता है, और अगर आप नाइट में जो टेम्परेचर फील करते हो वो लोअर साइड में होता है। तो यहाँ पे नाइट में जो दिखाई देता है वो कूल लैंड है, तो ये कूल लैंड की वजह से ये टेम्परेचर आपको कम आपको फील होता है, और यहाँ पे जो लैंड है वो वार्म लैंड है डे साइकिल में, आफ्टरनून में, और इसीलिए आपको टेम्परेचर हायर साइड में फील होता है। तो अपने यहाँ पे अभी अलग अलग सीजन से उस हिसाब से ये टेम्परेचर थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है। तो ये है लैंड और सी ब्रीज में जो डेली लाइफ साइकिल है आपकी, वहां पर भी हीट ट्रांसफर कंटिन्यूअस बेसिस पे होता है, और यही टेम्परेचर प्लस माइनस की वजह से ओवरऑल जो एयर का प्रेशर है वो एयर का प्रेशर भी प्लस माइनस होते जाता है, और उसी वजह से जो आपका एनवायरनमेंट का साइकिल है यानी कि आपके जो अलग अलग सीजन है, तो रेनी सीजन या फिर विंटर सीजन या फिर समर सीजन, इसके बेसिस पे ही डिसाइड हो जाते हैं। तो ये सब हीट ट्रांसफर कैसे होता है और कितने रेट से होता है, कितने टाइम में होता है, उस हिसाब से ये सब चेंजेस होते जाएंगे। तो ये सिंपल डेली लाइफ एग्जांपल था जो लैंड और सी ब्रिज। उसके अलावा थर्ड जो मोड था वो है रेडिएशन। तो रेडिएशन ने हमने पहले बात की, तो ये ऐसा हीट ट्रांसफर है जहां पे मीडिया की जरूरत नहीं है। तो विदाउट एनी मीडिया अगर आपका हीट ट्रांसफर होता है तो उसको हम कहेंगे रेडिएशन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्रू भी अगर हीट ट्रांसफर होता है तो उसको भी हम रेडिएशन कहते हैं। तो सिंपल एग्जांपल अगर आप डेली लाइफ में देखते होंगे
तो यहाँ पे मोबाइल जो आप यूज करते हैं, तो मोबाइल या बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जो वेव्स थ्रू वर्कआउट करते हैं। नॉर्मली जब हम रिमोट बेसिस पे जो इक्विपमेंट्स यूज करते हैं या इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज होती है। तो जैसे अब अगर आप मोबाइल टू मोबाइल बात करते हैं, कॉल करते हैं, एसएमएस करते हैं, या फिर आप बात करते हैं, तो ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्रू होता है। अगर आपका ये ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है, बात करने का ड्यूरेशन, या आप मोबाइल बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो आपको बाद में थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि मोबाइल का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा हो, तो उसकी बैटरी ओवरलोडेड हो जाती है और वो ओवर हीटिंग करने लगता है। तो ये भी रीजंस है कि आपका ड्यूरेशन कितना है, आपका यूटिलाइजेशन कितना है, और जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो यूज हो रही है वो कितने फ्रीक्वेंसी के वेव्स है। और इसीलिए फिर आपको अलग अलग यहाँ पे सजेशंस दिए जाते हैं कि मोबाइल के आप पहले रेडिएशन चेक करो, क्योंकि ये रेडिएशन जो है, ये रेडिएशन थ्रू अलग अलग इफेक्ट्स है। इसमें से एक इफेक्ट है हीट का, और दूसरे अलग जो इफेक्ट है वो है हेल्थ इफेक्ट्स। तो अगर आप कंटिन्यूअस कुछ रेडिएशन में है, कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या वेव्स में है, तो यहाँ पे आपके लिए हेल्थ के इश्यूज भी हो सकते हैं। तो ये एक्चुअली डायग्राम यहाँ पे बताई गई, जैसे ये अलग अलग आपने फिजिक्स में या साइंस में भी पढ़ा है स्कूल लेवल में। तो यहाँ पे आपको साइन वेव्स दिखाई देते हैं, एम्पलीट्यूड्स दिखाई देते हैं, और ऐसे कंटिन्यूअस वेव्स जो है, ये अगर हीट ट्रांसफर कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्रू, तो इसका जो एम्पलीट्यूड है, जो फ्रीक्वेंसी, ये सब चेंज होते जाएगा। तो जैसे अभी ये कलर से, पिंक कलर से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताई गई है, और जो ब्लू कलर है उस हिसाब से उसकी मैग्नेटिक फील्ड बताई। तो अलग अलग वेव्स थ्रू, ये फिनोमिना थ्रू आपका रेडिएशन पॉसिबल है। तो ये हीट ट्रांसफर विदाउट एनी मीडिया या विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, तो उसको हम रेडिएशन कहते हैं। तो इसका सिंपल एग्जांपल जो हम स्कूल लेवल से पढ़ रहे हैं, तो सन टू अर्थ अगर हीट ट्रांसफर ये डेली बेसिस पे जो हो रहा है, तो ये भी रेडिएशन का एग्जांपल। तो डायरेक्ट सनलाइट आपके यहाँ अर्थ पे आता है, और ओजोन लेयर जो है उसको वो यूवी लाइट जो रहती है, अल्ट्रावायलेट लाइट, तो अल्ट्रावायलेट लाइट को ब्लॉक करके रिमेनिंग जो लाइट है वो आपको अर्थ पे भेज देती है। तो ये एक्चुअली क्या है, ये फोटॉन्स है, फोटॉन्स यानी कि एनर्जी पॉकेट्स। तो ये सनलाइट जो है इनडायरेक्टली ये फोटॉन्स है, ये एनर्जी पॉकेट्स आपके डायरेक्टली अर्थ पे भेज देता है। यानी कि ये सन पे टेम्परेचर हायर साइड में है, यानी कि हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट ट्रांसफर हो रही है, और विदाउट मीडिया है, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है, जो यहाँ पे एयर जो प्रेजेंट है वो 11 किलोमीटर तक ही है, और उसके बाद में कोई मीडिया प्रेजेंट नहीं है। तो विदाउट मीडिया भी अगर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, फोटॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उसको हम रेडिएशन कहेंगे। तो ये डेली लाइफ का एग्जांपल है, जो सनलाइट आपके अर्थ पे आता है, यानी कि टेम्परेचर हायर साइड में जा जाता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हम बात कर रहे हैं, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में होती है, तो इसको हम नॉर्मली स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का अगर आपको स्टडी करना है, तो ये जैसे हम रेडियो भी चलाते हैं, तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे। अभी हम रेडियो में भी अगर आपने ऑप्शन देखे होंगे, तो वहाँ पे MW ऑप्शन रहता है, यानी कि माइक्रोवेव, उसका लेंथ या फ्रीक्वेंसी अलग रहेगी। इंफ्रारेड रेज जो रहते हैं उसके इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, उसके फ्रीक्वेंसी अलग रहेगी। विजिबल स्पेक्ट्रम अलग रहेगा, अल्ट्रा वायलेट अलग रहेगा, एक्सरे अलग रहेगा, और गामा रे अलग रहेगा। तो ये अलग अलग जो फ्रीक्वेंसीज है, ये फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पे ये ओवरऑल स्पेक्ट्रम जो है ये डिवाइड कर चुके हैं। तो अलग अलग वेवलेंथ पे ये आपके रेडिएशन पास हो सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम एक्सरेज, गामा रेज की या अल्ट्रावायलेट रेज की बात करेंगे, तो ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे अलग है उसकी, और ये कम प्रॉब्लमेटिक है। अगर उसके अलावा हम रेडिएशन की जब बात करते हैं, तो रेडिएशन का जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो अलग अलग पैरामीटर्स पे डिपेंड है। जैसे यहाँ पे एक पैरामीटर है कलर, और दूसरा पैरामीटर है टेक्सचर। तो अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन का, तो ये इंफ्रारेड रेडिएशन का जो रेडिएशन या एमिशंस जो है, वो एमिशंस टेम्परेचर, कलर और टेक्सचर की वजह से चेंज होता है।
जैसे यहाँ पे अभी ग्राफ में भी बताया है कि ए जो है, जो डाटा लॉगर बताया है, टेम्परेचर सेंसर्स बताया है और उसका कलर अलग है। तो ये दोनों भी अगर फील किए हैं वाटर से ही, लेकिन उसका अगर टेम्परेचर भी चेंज होते जाता है तो ये ग्राफ से आपको पता चलता है। जैसे यहाँ पे ये टेम्परेचर वर्सेस टाइम पर मिनट है, तो ये टेम्परेचर वर्सेस टाइम अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका ग्राफ अलग है ए, जहाँ पे ब्लैक टीन है। तो अभी हमने अगर कलर चेंज कर दिया उसका, ये कलर जो है ये ब्लैक टीन है, तो अगर कलर चेंज करते हैं तो टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। अगर इसको हम शाइनी टीन बोलेंगे तो इसका जो टेम्परेचर का ग्राफ है वो भी चेंज होते जाएगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम देखेंगे तो ए और बी में यानी कि टेम्परेचर वेरिएशन जो है कलर की वजह से चेंज है। तो ये क्यों चेंज है? क्योंकि जो रेडिएशन फिनोमिना है वो रेडिएशन का जो रेट है यानी कि हीट ट्रांसफर रेट है, तो कलर की वजह से भी चेंज होता है। तो जैसे नॉर्मली हम ब्लैक कलर जो यूज करते हैं वो हीट एब्जॉर्ब करने के लिए यूज करते हैं, और जो व्हाइट कलर यूज करते हैं तो हीट रिफ्लेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। यानी कि जहां पे आपको हीट कम करना है या फिर आपको हीट एब्जॉर्ब नहीं करना है तो नॉर्मली हम व्हाइट कलर यूज करते हैं, और जहां पे आपको हीट एब्जॉर्ब करना है वहां पे हम ब्लैक कलर यूज करते हैं। तो अलग अलग यहाँ पे वेरिएशन है जिससे आपको पता चलता है। उसी हिसाब से अगर टेक्सचर भी आपका चेंज है, बहुत ज्यादा रफनेस है, बहुत ज्यादा हार्ड है, तो उस हिसाब से भी उसके इमिशंस चेंज होते जाएंगे। तो ये एक एग्जांपल है जहां पे आपको पता चल रहा है कि ये दो पीसेस है अलग अलग, जो एक शाइनी एल्यूमिनियम फॉइल है और ये यहाँ पे ब्लैकन एल्यूमिनियम फॉइल है। तो यहाँ पे अगर हीट सोर्स हमने कॉमन रख दिया, सेम डिस्टेंस पे रख दिया, सेम साइज के रख दिया, लेकिन इतना ही चेंज किया है कि यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल यूज किया है शाइनी, और यहाँ पे ब्लैक एल्यूमिनियम फॉइल अगर हमने यूज किया तो यहाँ पर भी जो टेम्परेचर है वो आपको चेंज दिखाई देता है। तो ये जो ब्लैक फॉइल है उसका टेम्परेचर हायर साइड में चला जाएगा, जैसे हमने पहले बात की थी। तो ये इंफ्रारेड रेडिएशन रहो या जो भी हीट रहेगी वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, और उसी वजह से ब्लैक कलर का टेम्परेचर हायर साइड में जाएगा एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम फॉइल और शाइनी फॉइल। तो इसमें रफनेस और जो स्मूथनेस है उसके ऊपर भी ये चेंज होता है। उसके अलावा जो है सरफेस एरिया, तो अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो आपका जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर यानी कि रेडिएशन जो रहेगा वो हायर साइड में रहेगा। अगर सरफेस का टेम्परेचर ऑलरेडी हायर साइड में तो ऑब्वियसली रेट ऑफ हीट ट्रांसफर भी ज्यादा रहेगा। तो ये अलग अलग फैक्टर्स है, जैसे हमने बताया कलर, टेक्सचर, सरफेस एरिया और सरफेस टेम्परेचर, जिसके बेसिस पे रेडिएशन का रेट भी डिसाइड हो सकता है।